एक युवा जिसने अमेरिका जाकर सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, अंग्रेजी पर असाधारण पकड़ रखने वाला, उच्च शिक्षित, बुद्धिमान और जिसके सामने उज्जवल भविष्य खड़ा था। उसके हाथों में इमारतें खड़ी करने की क्षमता थी, लेकिन किस्मत ने उसके हाथों में बंदूक थमा दी। पूरी जिंदगी उसे एक अपराधी के रूप में जाना गया। एक प्यार, एक गलत फैसला और अंडरवर्ल्ड की दलदल में रखा गया एक कदम, इन सब ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह था मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे शिक्षित डॉन कहलाने वाला अश्विन नाइक। नाइक परिवार मूल रूप से महाराष्ट्र का रहने वाला था। बेहतर जीवन की तलाश में वे मुंबई आकर बस गए। घर की आर्थिक स्थिति बेहद साधारण थी। कई बार दो वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। परिवार के बड़े बेटे अमर और अजीत ने पढ़ाई छोड़कर घर की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। उन्होंने माटुंगा इलाके में सड़क किनारे सब्जी बेचने का काम शुरू किया। शुरुआत में कारोबार अच्छा चलने लगा। रोज की कमाई से घर का खर्चा निकल जाता था। लेकिन उस इलाके पर स्थानीय गुंडों का दबदबा था। हर सुबह कुछ लोग आते और हफ्ता मांगते। पैसे नहीं दिए तो मारपीट, गाली गलौज और सब्जियों को बर्बाद कर देते। अमर नाइक का स्वभाव अलग था। अन्याय सहना उसे मंजूर नहीं था। बड़ा भाई अजीत हमेशा समझाता, अभी चुप रहे, समय आने पर देखेंगे। लेकिन अमर के भीतर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। एक दिन विवाद इतना बढ़ गया कि स्थिति हाथ से निकल गई। हफ्ता मांगने आए गुंडों से जबरदस्त झगड़ा हुआ। सामने पड़ा सब्जी काटने वाला चाकू अमर के हाथ में आ गया और देखते ही देखते खून बह गया। उस घटना के बाद उस पर हत्या का मामला दर्ज हुआ। यही उसके जीवन का पहला बड़ा अपराध बना। उस दिन के बाद अमर नाइक एक साधारण सब्जी वाला नहीं रहा। वह पुलिस की नजर में आ गया और अपराध की दुनिया में उसका नाम तेजी से फैलने लगा। अमर को जल्द ही समझ में आ गया कि अकेले इस दुनिया में टिक पाना संभव नहीं है। उसने स्थानीय अपराधियों से संपर्क बढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में वह केवल अपनी सुरक्षा के लिए अपराध की दुनिया में उतरा था, लेकिन कुछ ही वर्षों में उसने अपनी खुद की गैंग खड़ी कर दी। उसकी गैंग में ऐसे युवक शामिल हुए जिन्हें पैसा, ताकत और इलाके पर अपना दबदबा चाहिए था। अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड का इतिहास देखा जाए तो लोगों के सामने दाऊद इब्राहिम, करीम लाला, हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार, अरुण गवली और छोटा राजन जैसे कई नाम सामने आते हैं। लेकिन इन सभी नामों के बीच एक ऐसा नाम था जिसकी कहानी सबसे अलग थी, क्योंकि वह जन्म से अपराधी नहीं था। उसने अपराध की विरासत नहीं अपनाई थी। वह पढ़ाई लिखाई पर विश्वास करने वाला एक युवा था, लेकिन परिस्थितियों, परिवार, प्रेम और बदले की भावना ने उसे उस दुनिया में ढकेल दिया जहां प्रवेश तो था, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। 1970 और 1980 का दशक। मुंबई तेजी से आगे बढ़ रही थी। कपड़ों की मिलें चल रही थी। बंदरगाह से करोड़ों रुपए का माल आ जा रहा था। रोजगार की तलाश में हजारों परिवार मुंबई आ रहे थे। लेकिन दूसरी ओर अपराध की दुनिया भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही थी। बंदरगाह के रास्ते सोने की तस्करी, विदेशी इलेक्ट्रॉनिक सामान का काला बाजार, शराब की तस्करी, मटका, रंगदारी और बाद में नशीले पदार्थों के व्यापार ने अंडरवर्ल्ड को बेहद अमीर बना दिया था। उस समय हाजी मस्तान का दबदबा था। करीम लाला पठान गैंग का प्रमुख माना जाता था। दक्षिण मुंबई में वरदराजन मुदलियार का राज था। बाद में इन्हीं सब की छाया से दाऊद इब्राहिम नाम का एक युवा उभरा और उसने टी कंपनी की स्थापना की। मुंबई के अलग अलग इलाकों पर अलग अलग गैंगों का कब्जा था। हर इलाके से हफ्ता वसूल जाता था। कोई भी कारोबार करना हो तो गुंडों को पैसे देना पड़ते थे। कई बार पुलिस के लिए भी इस अपराधी नेटवर्क से लड़ना बेहद मुश्किल हो जाता था। इसी दौर में मुंबई के मराठी युवाओं ने भी अपनी अपनी गैंग बनाना शुरू कर दी। उसका मानना था कि मुंबई में स्थानीय लोगों का दबदबा होना चाहिए। इसी नई पीढ़ी में आगे चलकर मन्या सुर्वे, रमा नाइक, बाबू रेशीम, अरुण गवली और बाद में अमर नाइक जैसे नाम बड़े हुए। अमर की सबसे बड़ी ताकत उसका निडर स्वभाव था। वह किसी भी बड़ी गैंग के सामने झुकता नहीं था। दाऊद हो, गवली हो या और कोई, अमर अपनी अलग पहचान बना रहा था। इसी दौरान उसने अवैध कारोबार, रंगदारी और तस्करी में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। लेकिन इसी पूरे माहौल से घर का सबसे छोटा भाई अश्विन पूरी तरह दूर था। अश्विन पढ़ाई में बेहद तेज था।
उसे गणित, विज्ञान और इंजीनियरिंग विषयों में विशेष रुचि थी। घर वालों की भी यही इच्छा थी कि वह अपराध की दुनिया से दूर रहे। अमर खुद भी कई बार कहता था, हम जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा अश्विन को कभी नहीं जीना चाहिए। उसे बड़ा अफसर या इंजीनियर बनना चाहिए। परिवार के सभी लोगों ने अश्विन की पढ़ाई के लिए हर संभव सहयोग किया। उसने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह अमेरिका चला गया। उस दौरान विदेश जाकर पढ़ाई करना बेहद दुर्लभ बात थी। अश्विन शानदार अंग्रेजी बोलता था, आधुनिक सोच रखता था और उसके सामने एक उज्जवल भविष्य करियर खड़ा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अमेरिका के विश्वविद्यालय के परिसर में खड़ा अश्विन नाइक और मुंबई अंडरवर्ल्ड में गोलियों की छाया के बीच जीने वाला अश्विन नाइक, यह विश्वास करना कठिन है कि दोनों एक ही व्यक्ति के जीवन की कहानी है, क्योंकि उस समय उसके मन में बंदूक, रंगदारी या गैंगवार का कोई सपना नहीं था। वह इमारतें बनाना चाहता था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करना चाहता था और एक सफल इंजीनियर के रूप में अपना जीवन बिताना चाहता था। लेकिन इसी बीच मुंबई में हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अमर नाइक की गैंग अब केवल माटुंगा या दादर तक सीमित नहीं रही थी। परेल, लालबाग, दादर, माहिम और मध्य मुंबई के कई इलाकों में उसका प्रभाव बढ़ चुका था। रंगदारी, तस्करी और प्रतिद्वंद्वी गैंगों ने लगातार संघर्ष के कारण उसका नाम पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल होने लगा। दूसरी ओर अरुण गवली की BRA गैंग भी तेजी से मजबूत हो रही थी। मुंबई की कपड़ा मिलें बंद हो रही थी, हजारों मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर अनेक युवा अपराध की दुनिया में उतर रहे थे। हर इलाके पर कब्जा जमाने के लिए खूनी संघर्ष शुरू हो चुका था। अमर नाइक समझ चुका था कि यह लड़ाई अब सिर्फ पैसों की नहीं रही, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। घर के सभी लोगों को बस एक ही उम्मीद थी कि अश्विन हमेशा इस दुनिया से दूर रहेगा। अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अश्विन भारत लौट आया। उसकी बातों में आत्मविश्वास था, सोच आधुनिक थी और उसे अब भी विश्वास था कि वह एक इंजीनियर के रूप में अपना करियर बना सकता है। लेकिन घर लौटने पर उसने देखा कि उसका बड़ा भाई लगातार पुलिस, अदालत और प्रतिद्वंद्वी गैंगों के संघर्ष में फंसा हुआ है। इसी दौरान अश्विन की जिंदगी में एक युवती आई, नीता। दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। अश्विन को लगा कि अब उसका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। पढ़ाई, करियर और एक खुशहाल परिवार, बस यही उसके सपने थे। दोनों ने विवाह कर लिया, लेकिन यह विवाह ऐसे घर में हुआ था जहां कभी दरवाजे पर पुलिस आती थी तो कभी प्रतिद्वंद्वी गैंग के लोग। शादी के बाद भी अश्विन ने पूरी कोशिश की कि वह अपराध की दुनिया से दूर रहे। कई लोगों के अनुसार उसकी इच्छा चेन्नई या विदेश में बसने की थी। वह अपने बड़े भाई की परछाई से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे यह अवसर नहीं दिया। अमर नाइक पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। उसकी हर गतिविधि पर पुलिस की नजर थी। प्रतिद्वंद्वी गैंग भी उसे खत्म करने के मौके तलाश रही थी। ऐसे में कई बार अश्विन भी निशाने पर आने लगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अमर का सगा भाई था। एक बार उसका अपहरण करने की कोशिश भी की गई, जिसका उल्लेख कई रिपोर्टों में मिलता है। अश्विन ने सूझबूझ से खुद को बचा लिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि भले ही वह अपराध की दुनिया में न हो, लेकिन अपराध की दुनिया उसके पीछे आ चुकी है। इसी दौरान नीता के जीवन में भी एक बड़ी त्रासदी हुई। उसके पिता की हत्या कर दी गई। उस समय इस हत्या के पीछे प्रतिद्वंद्वी गैंगों पर संदेह जताया गया था। इस घटना ने उसके मन पर गहरा असर डाला। घर का माहौल दिन ब दिन तनावपूर्ण होता जा रहा था। अब अमर को अश्विन की जरूरत महसूस होने लगी, लेकिन बंदूक चलाने के लिए नहीं। अश्विन बेहद बुद्धिमान था। वह रोजाना बनाने में माहिर था। दस्तावेज, आर्थिक लेन देन, संपर्क, कानूनी मामलों और संगठनात्मक कामों में वह दूसरों से कहीं आगे था। धीरे धीरे अमर ने उस पर भरोसा करते कुछ जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू कर दी। शुरुआत में अश्विन खुद को गैंगस्टर नहीं मानता था। उसे लगता था कि वह सिर्फ अपने बड़े भाई की मदद कर रहा है। लेकिन अंडरवर्ल्ड में ऐसी कोई सीमा नहीं होती जहां कोई कह दे कि मैं सिर्फ मदद कर रहा हूं। एक बार उस दुनिया में कदम रख दिया जाए तो हर फैसले की कीमत खून से चुकानी पड़ती है। अब मुंबई पुलिस भी अश्विन के नाम से परिचित हो चुकी थी।
भले ही उस पर अमर जितने गंभीर आरोप नहीं थे, लेकिन उसे नाइक गैंग का एक महत्वपूर्ण सदस्य माना जाने लगा। 1990 के दशक की शुरुआत तक मुंबई का गैंगवार बेहद हिंसक दौर से पहुंच चुका था। दाऊद इब्राहिम विदेश से अपना नेटवर्क चला रहा था। अरुण गवली की गैंग लगातार सक्रिय थी। नाइक गैंग उससे संघर्ष कर रही थी। रोज कहीं न कहीं गोलीबार, हत्या या हमले की खबरें सामने आ रही थी। अब अश्विन को समझ में आ गया था कि वह जिस दुनिया में प्रवेश कर चुका है, वहां हर दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होने हो सकता था। और कुछ दिनों के बाद उसकी यह आशंका सच साबित हुई। एक मामले में पुलिस ने अश्विन नाइक को गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश करने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई के सेशंस कोर्ट लाया गया। सुनवाई समाप्त हो गई। अदालत यानी कानून का मंदिर, जहां अपराधी और निर्दोष का फैसला न्याय के तराजू पर होता है। लेकिन मुंबई के अंडरवर्ल्ड ने ऐसा दौर भी देखा जब अदालत परिसर में भी गोलियां चली। उस दिन वहां मौजूद लोगों को कुछ क्षणों के लिए समझ में ही नहीं आया कि वे अदालत में है या किसी युद्ध भूमि में। सुनवाई के बाद पुलिस अश्विन को अदालत से बाहर ले जा रही थी। परिसर में वकील, पत्रकार, पुलिसकर्मी और आम नागरिक की भारी भीड़ थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी भीड़ के बीच एक व्यक्ति चुपचाप खड़ा था। उसने वकील का काला कोट पहन रखा था। उसके हाथ में भारतीय दंड संहिता की एक मोटी किताब थी। बाहर से देखने पर वह किसी साधारण वकील जैसा ही दिखाई देता था। अचानक उसने वह किताब खोली, लेकिन उस किताब में कानून की धाराएं नहीं थी। उसके भीतर एक पिस्तौल छिपाई गई थी। उसने बिना किसी चेतावनी के अश्विन नाइक पर लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। पहली गोली लगी, दूसरी, तीसरी। कुछ ही सेकंड में पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। पुलिस भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। इस गोलीबारी में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। बाद की जांच में सामने आया कि इस हमले का शूटर रविंद्र सावंत था। जांच एजेंसियों के अनुसार उसका संबंध अरुण गवली के गुट से था। न्यायिक प्रक्रिया के बाद उसे इस मामले में दोषी ठहराया गया। गोलियों से गंभीर रूप से घायल अश्विन खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा था। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर कई घंटों तक उसकी सर्जरी करते रहे। उसके सिर में गोली लगी थी। उसकी हालत बेहद गंभीर थी। कुछ समय तक वह कोमा में रहा। बहुत से लोगों को लगा कि अब वह बच नहीं पाएगा, लेकिन किस्मत ने अभी उसकी कहानी का अंत नहीं लिखा था। डॉक्टर ने किसी तरह उसकी जान बचा ली, लेकिन इसकी कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ी। गोली लगने से उसकी रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र को गंभीर क्षति पहुंची, जिसके कारण उसकी कमर के नीचे का हिस्सा हमेशा के लिए निष्क्रिय हो गया। अब व्हीलचेयर की उसकी पूरी जिंदगी की सच्चाई बन चुकी थी। जो इंसान कभी बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ता था, वह अब अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। यह खबर जब अमर नाइक तक पहुंची तो वह गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसका भाई मौत के मुंह से लौट आया था, लेकिन हमेशा के लिए अपाहिज हो चुका था। अंडरवर्ल्ड के नियम माना जाता था, हमले का जवाब हमले से। इसके बाद प्रतिद्वंद्वी गुट कई महत्वपूर्ण लोगों पर हमले किए गए। इस दौर में मुंबई का गैंग वॉर और भी ज्यादा खूनी हो गया। हर हत्या के बाद दूसरी हत्या होती थी। हर गोलीबारी का बदला लिया जाता था। इसी बीच डॉक्टरों की सलाह पर अश्विन को आगे के इलाज के लिए अमेरिका भेजा गया। अमेरिका में आधुनिक चिकित्सा के कारण उसकी जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि वह दोबारा पहले की तरह कभी चल नहीं सकता। अमेरिका में रहते हुए उसके पास सोचने के लिए बहुत समय था। उसे अपने जीवन का हर वह पड़ाव याद आने लगा। अमर वह अमेरिका में ही रुक गया। अगर उसने इंजीनियर के रूप में दुनिया से दूर, अपराध की दुनिया से दूर रहता, तो शायद आज उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उधर मुंबई में हालात और भी गंभीर होते जा रहे थे। अमर नाइक अब मुंबई पुलिस के सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक बन चुका था। उस पर कई गंभीर अपराधों के आरोप थे। उसकी गैंग अब भी काफी ताकतवर थी। रंगदारी, तस्करी, प्रतिद्वंद्वी गैंगों पर संघर्ष लगातार जारी था। 1990 के दशक में मुंबई पुलिस से संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया। कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सामने आए।
इनमें विजय सालस्कर, प्रदीप शर्मा, प्रफुल्ल भोसले जैसे अधिकारियों के नाम चर्चा में रहे। अमर नाइक पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा था। वह लगातार अपने ठिकाने बदलता था। मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम कर दिया था। भरोसेमंद लोगों के अलावा किसी से भी नहीं मिलता था। फिर भी पुलिस का मुखबिर तंत्र उसके पीछे लगा हुआ था। 11 अगस्त 1996 में मुंबई पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अमर नाइक एक निश्चित जगह से आने वाला है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर की टीम ने जाल बिछाया। अमर नाइक ने भागने की कोशिश की और उसके पास हथियार भी था। इसके बाद हुई मुठभेड़ में पुलिस ने गोलीबार की और अमर नाइक मारा गया। उसकी मौत से पूरी मुंबई हिल गई। कभी सड़क पर सब्जी बेचने वाला एक युवक मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे खौफनाक नामों में से एक बन गया था और आखिरकार पुलिस की गोलियों से उसकी कहानी खत्म कर दी थी। लेकिन नाइक गैंग खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी एक और नाम बाकी था। मुंबई के अगले ही दिन सनसनी फैल गई। वर्षों तक जिसका नाम सुनकर व्यापारी डर जाते थे, जिसके एक फोन पर लाखों रुपए की रंगदारी वसूल की जाती थी, जिसके खिलाफ पुलिस की बड़ी बड़ी टीमें काम कर रही थी, वह अमर नाइक अब जिंदा नहीं था। बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ लोगों को लगा नाइक गैंग यही खत्म हो गया। लेकिन उन्हें एक बात पता नहीं थी। अमर नाइक का छोटा भाई अभी भी जिंदा था। उसका नाम था अश्विन नाइक। अमर की मौत की खबर जब अश्विन तक पहुंची, तब वह पहले से ही गंभीर शारीरिक संकट से जूझ रहा था। अदालत में हुए हमले के बाद उसके शरीर का निचला हिस्सा हमेशा के लिए निष्क्रिय हो चुका था। व्हीलचेयर, दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और लगातार दर्द, यही उसकी जिंदगी का सच बना था। कभी बड़े सपने के साथ अमेरिका गया इंजीनियर अब अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। लेकिन उसका दिमाग अब भी पहले जितना ही तेज था। उसकी शारीरिक ताकत भले ही कम हो गई थी, लेकिन सोचने और योजना बनाने की क्षमता वैसी ही बनी हुई थी। यही वजह थी कि नाइक गैंग के कई पुराने सदस्यों ने एक मत से फैसला किया, अब गैंग की कमान अश्विन ही संभालेगा। यह फैसला कई लोगों को चौंकाने वाला था। जो आदमी चल भी नहीं सकता, वह अंडरवर्ल्ड कैसे चलाएगा? ऐसा सवाल बहुतों ने उठाया, लेकिन कुछ ही महीनों में जवाब मिल गया। अश्विन ने बंदूक नहीं उठाई, उसने रणनीति उठाई। उसने खुद मैदान में उतरने के बजाय जानकारी, संपर्क, आर्थिक लेन देन और योजनाओं पर जोर दिया। इसी कारण कई अपराध अन्वेषण अधिकारियों ने बाद में यह राय दी कि अश्विन शारीरिक रूप से भले कमजोर था, लेकिन संगठन चलाने की क्षमता में बेहद मजबूत था। दूसरी ओर मुंबई पुलिस ने भी अपनी रणनीति बदल दी। उन्हें समझ आ चुका था कि अब नाइक गैंग का असली दिमाग अश्विन है, इसलिए उस पर लगातार निगरानी रखी जाने लगी। फोन टैपिंग, मुखबिरों का जाल, आर्थिक लेन देन पर नजर और गैंग से जुड़े लोगों का लगातार कार्रवाई। पुलिस का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान अश्विन की पत्नी नीता नाइक भी सामने आने लगी। शुरुआत में लोग उसे सिर्फ अपनी पति की देखभाल करने वाली पत्नी के रूप में जानते थे। व्हीलचेयर पर बैठे अश्विन की हर जरूरत का ध्यान वही रखती थी। घर, परिवार, वकील, अस्पताल, हर जिम्मेदारी वही निभा रही थी। लेकिन आगे चलकर परिस्थितियां बदल गई। नीता ने राजनीति पर प्रवेश किया। उसने स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा और नगर सेवक बन गई। राजनीति में आने के बाद उसकी पहचान सिर्फ अश्विन नाइक की पत्नी तक सीमित नहीं रही। उसने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश शुरू की। मीडिया में उसकी चर्चा बढ़ने लगी। एक और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा नाम और दूसरी ओर एक जनप्रतिनिधि। यह विरोधाभास लोगों को हैरान कर रहा था। लेकिन अश्विन की जिंदगी अब भी मुश्किलों से घिरी हुई थी। उसके खिलाफ कई मामलों की जांच चल रही थी। कुछ मामलों में उसे गिरफ्तार किया था। कानूनी लड़ाइयाँ लगातार जारी थी। कुछ समय बाद उसे दिल्ली में गिरफ्तार किया गया और तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। तिहाड़ देश की सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित जेलों में से एक, मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर। अब पति जेल में, पत्नी मुंबई में और गैंग में बचे हुए लोग बाहर। यही दूरी आगे चलकर उनके निजी जीवन में एक बड़ा तूफान लेकर आने वाली थी, क्योंकि जिस प्यार के लिए कई लोगों का मानना था कि अश्विन ने अपना सुरक्षित जीवन छोड़ दिया, जिस महिला के लिए उसने अंडरवर्ल्ड की छाया में कदम रखा, उसी रिश्ते में अब दरार पड़ने लगी थी।
शुरुआत में ये दरारें किसी को दिखाई नहीं दी, लेकिन बहुत जल्द यही मतभेद मुंबई अंडरवर्ल्ड की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बनने वाली थी। अश्विन नाइक तिहाड़ जेल में था। एक समय मुंबई अंडरवर्ल्ड में जिसके नाम का दबदबा था, वही आदमी अब लोहे की सलाखों के पीछे बैठकर अपनी जिंदगी का हिसाब लगा रहा था। उसके हाथ में अब न सत्ता थी, न आज़ादी, न ही अपने जीवन पर पहले जैसा नियंत्रण। लेकिन जेल में रहने के बावजूद अंडरवर्ल्ड में उसका नाम अब भी जिंदा था। नाइक गैंग पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसके कुछ भरोसेमंद साथी अब भी बाहर सक्रिय थे। इसलिए गैंग के आर्थिक लेन देन से लेकर लोगों की गतिविधियों तक कई जिम्मेदारियां अश्विन की पत्नी नीता नाइक संभाल रही थी। शुरुआत में उसने यह जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। अश्विन को भी उस पर पूरा भरोसा था। वह जेल से वकीलों के माध्यम से मुलाकातों के दौरान निर्देश देता था और नीता उन्हें पूरा करती थी। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी। राजनीति में आने के बाद नीता की अपनी अलग पहचान बन चुकी थी। वह नगर सेवक के रूप में काम कर रही थी। उसके राजनीतिक संबंध लगातार बढ़ रहे थे। उसके कार्यालय में लोगों की आवाजें लगी रही थी। दूसरी ओर गैंग के पुराने सदस्य असंतुष्ट होने लगे। उनके अनुसार आर्थिक लेन देन में पारदर्शिता नहीं रही थी। कुछ लोगों को समय पर पैसे नहीं मिल रहे थे। कुछ का मानना था कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। यह नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती गई। अश्विन के भरोसेमंद साथियों सुनील जाधव, हेमंत धुरी और कुछ अन्य सदस्यों ने तिहाड़ जेल में संदेश भेजकर इन बातों की जानकारी दी थी। ऐसा जांच रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट में उल्लेख मिलता है। शुरुआत में अश्विन को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया था वह नीता ही थी। उसने उसे कई पत्र लिखे, कई बार मुलाकातों के दौरान भी रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच की दूरी कम होने के बजाय और बढ़ती गई। इसी बीच नीता के निजी जीवन में लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। उस समय मीडिया रिपोर्टों और जांच के दौरान ऐसे आरोप सामने आए कि उसके अपने पुलिस सुरक्षा दल में से एक कर्मचारी के साथ करीबी संबंध बन गए थे। ये खबर तिहाड़ जेल के बंद अश्विन तक भी पहुंच चुकी थी। इन खबरों ने उसे मानसिक रूप से पूरी तरह झचको रख दिया। जिस महिला के लिए उसने सुरक्षित जीवन छोड़ दिया था, जिसके साथ उसने घर परिवार के सपने देखे थे, वही पत्नी अब उससे दूर होती जा रही थी। यह भावना उसके मन में गहराई से बैठ गई। जेल की चार दीवारों के भीतर बैठकर वह कुछ भी नहीं कर सकता था। एक तरफ पत्नी से बिगड़ते रिश्ते, दूसरी तरफ गैंग के भीतर बढ़ती नाराजगी और तीसरी तरफ पुलिस का लगातार दबाव। इन तीनों संकटों के बीच अश्विन घिर चुका था। उसने कई बार हालात को संभालने की कोशिश की, अपने भरोसेमंद लोगों के माध्यम से संदेश भेजे, समझौता कराने की भी कोशिश की, लेकिन मतभेद लगातार बढ़ते गए। इस बीच मुंबई पुलिस को भी इन घटनाक्रमों की जानकारी मिल रही थी। उन्हें समझ में आ रहा था कि नाइक गैंग में भीतर अंदरूनी संघर्ष शुरू हो चुका है। पुलिस के लिए ये बड़ा अवसर था, क्योंकि बाहर से चाहे कोई गैंग कितनी भी मजबूत दिखाई दे, जब वह अंदर से टूटने लगती है तो उसका अंत ज्यादा दूर नहीं होता। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस पारिवारिक और आंतरिक संघर्ष का अंत इतना खून खराबे वाला होगा। 14 नवंबर 2000 की सुबह हुई। वह दिन नीता के लिए सामान्य दिनों की तरह शुरू हुआ था। पूरे दिन राजनीतिक कार्यक्रमों और बैठकों में शामिल होने के बाद शाम को वह अपने घर लौटी। आसपास का माहौल शांत था। शायद उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ क्षणों में ही उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। वह घर का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, तभी चेहरे ढके हुए कुछ लोग उसके पास आए। बिना एक पल गवाए उनमें से एक ने पिस्तौल निकाली। नीता कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस पर बेहद नजदीक से गोलियां चला दी गई। वह वही जमीन पर गिर पड़ी। हमलावर कुछ ही क्षणों में वहां से फरार हो गए। गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर निकल आए। कुछ ही मिनटों में पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीता नाइक की मौत हो चुकी थी। मुंबई एक बार फिर दहल उठी थी। एक नगर सेविका की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, लेकिन इस हत्या के पीछे आखिर कौन था? यह सवाल पूरे शहर के सामने खड़ा था।
और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए मुंबई पुलिस ने अपने इतिहास के सबसे चर्चित जांचों में से एक शुरू की। हत्या की खबर कुछ ही मिनटों में पूरे मुंबई शहर में फैल गई। एक नगर सेविका की और उसके उससे भी बढ़कर मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे चर्चित नामों में से एक अश्विन नाइक की पत्नी की हत्या हुई थी। इसलिए यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि अंडरवर्ल्ड, राजनीति और पुलिस तीनों के लिए बेहद संवेदनशील प्रकरण बन चुका था। घटनास्थल पर फॉरेंसिक विशेष तज्ञ, अपराध शाखा के अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंच गए। हर सबूत को बेहद सावधानी से इकट्ठा किया गया। गोलियों के खोखे, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, हमलावरों के भागने का रास्ता, उस इलाके की हर गतिविधि की बारीकी से जांच शुरू हुई। शुरुआती संदेह स्वाभाविक रूप से अश्विन नाइक पर गया, क्योंकि उस समय पति पत्नी के बीच मतभेदों की खबरें मीडिया में लगातार सामने आ रही थी। तिहाड़ जेल में बंद अश्विन से पूछताछ की गई, लेकिन उसने साफ कह दिया कि उसका इस हत्या से कोई संबंध नहीं है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने नाइक गैंग के कई सदस्यों से पूछताछ शुरू की। कुछ संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया, कुछ लोगों पर साजिश रचने का शक जताया गया। जांच के दौरान अश्विन के कुछ पुराने साथियों और गैंग से जुड़े लोगों ने नाम सामने आए, लेकिन केवल संदेह और आरोपों के आधार पर अदालत ने अपराध सिद्ध नहीं किया जा सकता। जांच एजेंसियों ने वर्षों तक सबूत जुटाए, गवाहों से पूछताछ की और घटनाक्रम की पूरी कड़ी जोड़ने का प्रयास किया। इस मामले में अश्विन नाइक को आरोपी बनाया गया, लेकिन अदालत में उसकी पत्नी की हत्या का आरोप सिद्ध करने लायक पर्याप्त और ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके, इसलिए उसे उस आरोप से भी बरी कर दिया गया। यह मुकदमा कई वर्षों तक चर्चा का विषय बना रहा। नीता की हत्या के बाद नाइक गैंग का बचा हुआ नेटवर्क भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। एक एक करके पुराने साथी पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तार हुए, कुछ मारे गए और कुछ ने अपराध की दुनिया से दूरी बना ली। दूसरी ओर मुंबई पुलिस ने भी संगठित अपराध के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर दिया था। 1990 के दशक के अंत और 2000 के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड की ताकत धीरे धीरे कम होती चली गई। कई बड़े डॉन विदेश भाग गए, कुछ एनकाउंटर में मारे गए, कुछ को उम्र कैद की सजा हुई। एक समय जिनके नाम से मुंबई कांपती थी, उनके साम्राज्य कुछ ही वर्षों में बिखर गए। अश्विन नाइक के जीवन में भी अब पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। व्हीलचेयर पर बीतती जिंदगी, जेल, अदालतों के चक्कर और लगातार पुलिस का दबाव, इन सब में उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। 1 मई 2009 को एक मामले में उसे रिहाई मिली। बहुत से लोगों को अब लगा था कि अब वह अपनी बाकी जिंदगी शांति से बिताएगा, लेकिन उसके कानूनी संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। 2017 में दादर के एक बिल्डर से 50 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। जांच की एजेंसियों के अनुसार अंडरवर्ल्ड का पुराना नेटवर्क पूरी तरह समाप्त भले ही नहीं हुआ था, लेकिन उसकी ताकत पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। अश्विन नाइक के जीवन को ध्यान से देखा जाए तो वो एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। जिस व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा थी, विदेश में करियर बनाने का अवसर था, अंग्रेजी पर असाधारण पकड़ थी और जिसके सामने एक उज्जवल भविष्य खड़ा था, वही इंसान अंततः अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा जेल, अदालतों और व्हीलचेयर पर बिताने के लिए मजबूर हो गया। उसकी जिंदगी की त्रासदी केवल एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि गलत फैसलों के परिणामों का जीवंत उदाहरण है। कई साक्षात्कारों और उनके बारे में प्रकाशित जानकारियों के अनुसार उसके अपराध की दुनिया में कदम रखना अपनी सबसे बड़ी गलती माना था और इसी बात का पछतावा भी व्यक्त किया था। अंडरवर्ल्ड ऐसी दलदल है जिसमें कदम रखना आसान होता है, लेकिन उससे बाहर निकलना लगभग असंभव। शुरुआत में पैसा, ताकत और लोगों में डर पैदा करने की शक्ति आकर्षित करती है, लेकिन अंत में बचते हैं सिर्फ गोलियां, जेल, मौत, टूटे हुए रिश्ते और जीवन भर का पछतावा। इसलिए इस पूरी कहानी से केवल एक ही संदेश मिलता है। शिक्षा, मेहनत और ईमानदारी के रास्ते से मिली सफलता भले ही देर से मिले, लेकिन टिकाऊ होती है, जबकि अपराध की दुनिया से मिली ताकत हमेशा क्षणिक होती है। आज अमर नाइक नहीं है, नीता नाइक नहीं है और उस दौर के कई कुख्यात गैंगस्टर भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानियां आज भी यह चेतावनी देती है, अपराध का अंत कभी सुखद नहीं होता।
तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारों के भीतर बैठा अश्विन नाइक अब पहले जैसा नहीं रहा था। एक समय जिसके नाम से मुंबई के बिल्डर, व्यापारी और प्रतिद्वंद्वी गैंग सतर्क हो जाते थे, वही व्यक्ति अब अपने अतीत की यादों में खोया रहता था। उसके जीवन का हर बड़ा फैसला बार बार उसकी आंखों के सामने आता था। अमेरिका में मिली शिक्षा, इंजीनियर के रूप में बन सकने वाला भविष्य, बड़े भाई के प्रति उसका प्रेम और उन्हीं सब के बीच अंडरवर्ल्ड की दुनिया में रखा गया वह एक कदम। उसी एक कदम ने उससे सब कुछ छीन लिया था। उसकी शारीरिक ताकत, परिवार की खुशियाँ, पत्नी का प्यार, उसकी आज़ादी, समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार। तिहाड़ जेल में रहते हुए उसके खिलाफ कई मामलों की सुनवाई चल रही थी। हर तारीख पर वकीलों से चर्चा, अदालत की कार्यवाही और पुलिस की पूछताछ जारी रहती थी। दूसरी ओर मुंबई में नाइक गैंग की ताकत लगातार कम होती जा रही थी। अमर नाइक की मौत के बाद जो थोड़ा बहुत खौफ बाकी था, वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। कई साथी एनकाउंटर में मारे गए, कुछ को लंबी जेल की सजा मिली और कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए अपराध की दुनिया से हमेशा के लिए दूरी बना ली। मुंबई पुलिस ने भी संगठित अपराध के खिलाफ अपनी मुहिम पहले से अधिक तेज कर दी। 1990 के दशक में शुरू हुई एनकाउंटर की श्रृंखला 2000 के बाद कई वर्षों तक एक चर्चा का विषय बनी रही। एक एक करके कुख्यात अपराधी खत्म होते गए और कभी अजय माने जाने वाली कई गैंग इतिहास बन गई। दाऊद इब्राहिम विदेश से अपना नेटवर्क चलाता था। छोटा राजन भी अलग रास्ता अपनाया। अरुण गवली ने आगे चलकर राजनीति का रास्ता चुना। लेकिन अमर नाइक की गैंग धीरे धीरे पूरी तरह बिखर गई। जिस मुंबई में कभी नाइक गैंग के नाम से लोग कांपते थे, वही मुंबई अब बदल रही थी। पुरानी कपड़ा मिलें बंद हो चुकी थी। शहर का चेहरा बदल गया था। नई नई ऊंची इमारतें बन रही थी। लेकिन इन बदलावों के बीच अंडरवर्ल्ड की खूनी कहानियां धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बनती जा रही थी। फिर भी पुलिस की फाइलों और अदालत के रिकॉर्ड में अश्विन नाइक का नाम अब भी दर्ज था। उसके खिलाफ विभिन्न मामलों में जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी थी। इस पूरे दौर में उसके बारे में एक बात कई अधिकारियों ने कही, वह दूसरे कई डॉन की तरह कम पढ़ा लिखा नहीं था। वह एक प्रशिक्षित इंजीनियर था। उसकी अंग्रेजी बेहतर प्रभावशाली थी। उसको कानून और कानूनी प्रक्रियाओं की अच्छी समझ थी। इसलिए पुलिस का मानना था कि वह फैसले भावनाओं में नहीं बल्कि सोच समझकर लिया करता था। लेकिन चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी बुद्धिमान क्यों न हो, यदि वह गलत रास्ता चुन ले तो उसका अंत नहीं बदलता। अपराध की दुनिया का गणित आखिर में हमेशा तीन ही जवाब देता है: मौत, जेल या जीवन भर का पछतावा। कई वर्षों के संघर्ष के बाद अश्विन नाइक कुछ मामलों में जमानत या न्यायालयीन प्रक्रिया के अनुसार जेल से बाहर आया। लेकिन वह पहले जैसा प्रभावशाली डॉन नहीं रहा। व्हीलचेयर पर बीतती जिंदगी, बढ़ती उम्र, लगातार चल रही कानूनी लड़ाइयाँ ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसके जीवन को देखकर बार बार एक सवाल मन में उठता है, अगर उसने उस समय इंजीनियर के रूप में अपना करियर चुना होता तो शायद आज उसका नाम देश के सफल इंजीनियर में होता। लेकिन इंसान का भविष्य केवल किस्मत नहीं, उसके अपने फैसले भी तय करते हैं। उसने जो रास्ता चुना वही उसे ऐसी जगहों पे ले गया जहां से लौटना संभव नहीं था। आज भी मुंबई के कई पूर्व पुलिस अधिकारियों की यादों में, अपराध पत्रकारों की किताबों में और अंडरवर्ल्ड के इतिहास में अमर और अश्विन नाइक के नाम दर्ज है। लेकिन उन नामों में के साथ एक चेतावनी भी हमेशा लिखी रहती है। पैसा, ताकत और डर के बल पर खड़ा किया गया साम्राज्य चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, अगर उसकी नींव हिंसा पर टिकी है तो एक दिन उसका ढहना तय होता है। एक इंजीनियर डॉन बन गया, एक सब्जी बेचने वाला युवक मुंबई अंडरवर्ल्ड का कुख्यात चेहरा बन गया। एक प्रेम कहानी का अंत खून में हुआ और अंत में पीछे रह गई केवल अदालत की फाइलें, पुलिस की केस डायरी और इतिहास में दर्ज कुछ तारीखें। यह कहानी केवल अश्विन नाइक की नहीं बल्कि उस पूरी पीढ़ी की है जिसे अंडरवर्ल्ड ने निगल लिया। और इसलिए यदि आज का युवा इस कहानी से केवल एक सबक सीखे तो वह यही होना चाहिए: सपने बड़े देखो लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमेशा सही रास्ता चुनो, क्योंकि गलत रास्ते से मिली सफलता सफलता नहीं बल्कि अपने विनाश की शुरुआत होती है। आज बहुत से युवा सोशल मीडिया पर अंडरवर्ल्ड पर बनी फिल्में देखते हैं, डॉन के डायलॉग अपने स्टेटस पर लगाते हैं,
उनकी स्टाइल की तारीफ करते हैं और कुछ समय के लिए उनकी ज़िंदगी उन्हें बेहद आकर्षक लगने लगती है। महंगी गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए की दौलत, अंगरक्षक, लोगों के मन में बैठा डर और एक फ़ोन पर होने वाले काम। ऊपर से देखने पर यह सब बहुत शानदार लगता है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे का सच खून, आंसू और मौत से भरा होता है। अश्विन नाइक की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा थी, अमेरिका में पढ़ने का अवसर था, जिसकी अंग्रेजी कई अधिकारियों से भी बेहतर मानी जाती थी और जिसके सामने एक शानदार इंजीनियरिंग करियर था, वही इंसान अपनी पूरी जिंदगी अदालतों, जेल और व्हीलचेयर के बीच फंसकर रह गया। जिस पत्नी से उसने सबसे अधिक प्रेम किया, उसका अंत भी हिंसा में हुआ। जिस बड़े भाई के लिए वह अपराध की दुनिया में उतरा, वह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। जिस लोगों ने साथ उसके गैंग खड़ी की, उनमें से कई मारे गए, कई जेल पहुंचे, कई हमेशा के लिए गायब हो गए। करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले इन लोगों के नाम पर आखिर में बची तो सिर्फ अपराध की फाइलें, अदालतों के मुकदमे और इतिहास के काले पन्ने। मुंबई अंडरवर्ल्ड का इतिहास लिखते समय दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार, अरुण गवली, छोटा राजन, अमर नाइक और अश्विन नाइक जैसे नाम लिखे जाते हैं, लेकिन इन सभी नामों के पीछे एक समान सच छिपा है। इनमें से किसी का भी अंत शांति से नहीं हुआ। कोई देश छोड़कर फरार हुआ, कोई एनकाउंटर में मारा गया, किसी को उम्र कैद मिली और कोई पूरी जिंदगी डर और छिपने में गुजारता रहा। यही कारण है कि अपराध की दुनिया को दलदल कहा जाता है। दलदल में पहला कदम रखते समय वह मुलायम लगती है, लेकिन जैसे जैसे इंसान भीतर धंसता जाता है, बाहर निकलना असंभव होता जाता है। शुरुआत में पैसा मिलता है, फिर ताकत मिलती है, उसके बाद दुश्मन बनते हैं, फिर विश्वासघात शुरू हो जाता है और अंत में बचता है सिर्फ मौत, जेल और जीवन भर का पछतावा। शायद अगर अश्विन नाइक ने जीवन की शुरुआत में कोई दूसरा फैसला लिया होता, तो उसका पूरा भविष्य बदल सकता था। अगर वह इंजीनियर ही बन रहता, तो शायद उसका नाम देश के सफल उद्योगपतियों में या इंजीनियर में लिया जाता। लेकिन जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती। मित्रों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी अपराधी का महिमा मंडन, समर्थन या प्रचार करना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शिक्षित, बुद्धिमान या सक्षम क्यों न हो, यदि वह गलत रास्ता चुनता है तो उसका जीवन किसी तरह बर्बाद हो सकता है। यदि यह सच्ची कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो इस वीडियो को ज़रूर साझा करें, क्योंकि संभव है कि यह कहानी किसी एक युवा को गलत रास्ते पर जाने से रोक दे। और हमेशा याद रखिए, बंदूक की गोली कुछ ही सेकंड में जान ले सकती है, लेकिन एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। शिक्षा आपको ऊंचाइयां देती है, लेकिन गलत संगत आपको गहरी खाई में ढकेल देती है। इसलिए सपने बड़े देखिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और हमेशा ऐसा रास्ता चुनिए जिससे आपका नाम इतिहास में सम्मान के साथ लिखा जाए, अपराधी के रूप में नहीं। यह वीडियो केवल जानकारी, इतिहास और जन जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी अपराधी का समर्थन, महिमा मंडन या प्रचार करना नहीं है।